अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। आलू खुदाई यंत्र की विशेषताएं और उपयोगिता, गुणवत्ता युक्त शहद निकालते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई सितंबर अक्टूबर माह में की थी, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई है। और अक्सर देखा यह गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई पर लागत खर्च भी अधिक आता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू खुदाई यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। डिगर मेनली हम लोग पोटैटो डिगर मीन्स आलू उखाड़ना होता है, तो मशीन के द्वारा कैसे आलू उखाड़े, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आलू की उखाड़ हो और हम लोग कम पैसे में, कम समय कम पैसा और कम शक्ति लगा करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि पोटैटो डिगर हमारा एक तो पावर टिलर ऑपरेटेड होता है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है। पोटैटो डिगर मशीन से आलू खुदाई के लाभ व उपयोगिता। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है, एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। पावर टिलर में आपका 12 हॉर्स पावर से 14 हॉर्स पावर, 14.5 हॉर्स पावर तक रहता है, जबकि ट्रैक्टर में हम लोग लेंगे तो इसके लिए जो हमारा सूटेबल है वो करीब 35 से 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इसमें सूटेबल है। इसमें ट्रैक्टर जो पोटैटो डिगर होता है उसमें एक ब्लेड आगे की ओर लगा रहता है, डिस्क लगा रहता है, करीब एक रो के लिए 2 डिस्क लगे रहेंगे, फिर एक रो के लिए 2 डिस्क लगेंगे। ट्रैक्टर ऑपरेटेड में हमारा 2 रो एक बार में कवर करते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो अनुमानतः करीब जो इसकी जो हम लोग लेते हैं कि आलू उखाड़ने वक्त जो लॉसेस हैं वो लगभग नहीं के बराबर है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा गया कि जो आलू को काट देता है और या फिर आलू को नुकसान पहुंचाता है, जिसका कि कार्य क्षमता अगर हम लोग लेते हैं 0.15 यानी 0.15 से लेकर के 0.2 हेक्टेयर पर आवर पर घंटा के हिसाब से हम लोग इसका आलू की उखाड़ने के कार्य कर सकते हैं। पोटैटो डिगर मशीन की कार्यविधि। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा, इस यंत्र से आलू की खुदाई करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हुए यदि आप आलू खुदाई यंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये जान लें कि यह यंत्र किस प्रकार कार्य करता है। आइए देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे नीचे की ओर ब्लेड लगा हुआ है, उसके बाद एलिवेटर लगा हुआ है। इस पे क्या होता है, और रो में घुसने के लिए 2 हमारा डिस्क लगा हुआ है। तो डिस्क हमारा रो में घुसता है, उसकी जो रो की चौड़ाई होती है हमारे ये 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो हम लोग अगर उससे उखाड़ते तो ब्लेड लगा हुआ, ब्लेड क्या करता है कि समूचा नीचे की ओर इंक्लाइंड है, वो मिट्टी में नीचे की ओर जाता है और वो
वो आलू को पूरा गुच्छा, जो भी आलू का नीचे जो जमीन के अंदर होता है उसको उखाड़ता है। उखाड़ने के बाद वो एलिवेटर जो चैन हमारा लगा हुआ है उस पर आता है, वो जंप करता है। जंप करने से होता है कि उसमें जो डंटी आलू का हुआ या मिट्टी लगा हुआ है वो उसमें झड़ जाता है। पीछे की ओर एक रोलर टाइप का लगा हुआ है, जिससे कि हमारा जो आलू उखाड़ने के बाद हमारा मिट्टी भुरभुरा हो गया, भुरभुरा होने के बाद आलू उखाड़ के अपने एलिवेटर पर ले आया, और पीछे की एक रोलर लगा हुआ है जिससे कि जो मिट्टी हमारा जो लूज हो गया, जो उबर खाबर हो गया, उसको प्लेन करते जा रहा है, और उस पर वो आलू की मिट्टी झड़ करके या डाली झड़ करके उस पर हमारा बेड पे गिरते जा रहा है। इससे हम लोग कम्प्लीटली हाथ से फिर आलू को इजी वे में उखाड़ लेते हैं। पोटैटो डिगर मशीन की कीमत और अनुदान। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, उनके लिए वर्तमान समय शहद उत्पादन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय मधुमक्खियों के लिए पराग की भरपूर उपलब्धता रहती है। और इस समय मधुमक्खी पालक भाई शहद भी निकाल रहे होंगे, और शहद निकालते समय कुछ जरूरी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो उनको गुणवत्ता युक्त शहद प्राप्त होगा। तो शहद निकालते समय वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर अशोक सिंह यादव से। तो किसान भाइयों, शहद निष्कासन ये मधुमक्खी पालन का एक विशेष अंग है, और इसको निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है कि जो हमारी मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं, जो पेटियां हैं, उसमें हम जो है उसकी निगरानी करें। वहाँ पर देखें कि जो हमारी मधुमक्खी पेटी है उसमें जो हमारे फ्रेम लगे हुए हैं, उसमें मधुमक्खी ने जो हमारे शहद वाले जो कोष्ठक होते हैं जिसमें शहद मधुमक्खी इकट्ठा करती है, उसको निकालते समय हमें देखें कि वो जो उसके क्षेत्र हैं जहाँ पर शहद को इकट्ठा किया जाता है, वो मधुमक्खी ने पूरी तरह पैक कर दी है कि नहीं। अगर वो जो कोष्ठक हैं उसको अगर मधुमक्खी ने अगर मोम से पैक नहीं किया है और उससे पहले अगर हम निकाल लेते हैं तो शहद में जो है नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो शहद जो है की गुणवत्ता काफ़ी उससे प्रभावित होती है, और वो शहद ज़्यादा दिनों तक वो टिक नहीं पाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि शहद निष्कासन से पूर्व हम ये देखें कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें मधुमक्खी ने वो जो शहद जहाँ पर इकट्ठा किया है उसको पूरी तरीके से मोम से पैक कर दिया है। मधुमक्खी पालक भाइयों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसमें मधुमक्खियां अधिक मात्रा में शहद इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। तो आप मधुबक्सों के फ्रेम में शहद भरा होने की जांच कर उन्हें सावधानी पूर्वक निकालकर शहद निकालने वाले यंत्र तक कैसे पहुंचाएं, आइए जान लेते हैं। निकालते समय हमें कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जहाँ पर हम शहद निकाल रहे हैं वहाँ पर देखें कि जो एक तो हमें जो है मौसम को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि शहद निकालते समय जो है हमारा मौसम साफ हो, हवा नहीं चल रही हो, उसी समय हम शहद को निकालें। क्योंकि अगर जो है वहाँ पर मौसम साफ नहीं है और हवा अगर चल रही है तो मधुमक्खियाँ जो है काफ़ी उग्र हो जाती हैं और वो हमारे ऊपर जो है मतलब आक्रमण कर सकती हैं। जहाँ पर जो हमारी कॉलोनी रखी हुई है उससे एक थोड़ी दूरी बनाकर दूसरी जगह पर जो है हम एक मच्छरदानी लगाएं। वहाँ पर हमारे जो शहद निष्कासन यंत्र जो होता है उस यंत्र को उस मच्छरदानी के अंदर रखें। और इस समय हमें कम से कम 4 से 5 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जब हम शहद निकालते हैं,
क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है वो जो है जो हमारे मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स से जो है फ्रेम को निकालता है और मधुमक्खियाँ होती हैं उनको नीचे जो है पेटी में ब्रश की सहायता से नीचे चढ़ा देता है और अगर आवश्यकता पड़ रही है तो धूम्रन करके जो धुआं करने वाला जो यंत्र आता है इसको हम स्मोकर बोलते हैं, उसकी सहायता से भी हम जो है मधुमक्खियों को पेटी में नीचे हमारे जो फ्रेम होते हैं उससे नीचे उतार के मधुमक्खी की तली पेटी की तली में उनको जो है हम एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति उस फ्रेम को लेकर मच्छरदानी तक लेके जाता है और वहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसमें शहद होता है उसके मोम वाले कोष्ठकों को उसके ऊपर से चाकू की सहायता से वो उस मोम को दोनों तरफ से हटाता है। चौथा जो व्यक्ति होता है वो जो हमारा शहद निष्कासन जो यंत्र होता है उसमें उस फ्रेम को लगाकर फिर उसको एक निश्चित जो है गति से उसको जो है घुमाता है जिससे कि शहद भी निकल जाए और जो है जो नीचे जो ब्रूड जो चैम्बर है उस पर जो है कोई असर नहीं पड़े, उसमें जो अंदर जो उसके मधुमक्खी की जो लार्वी हैं जो ब्रूड है वो उससे क्षतिग्रस्त ना हो। मधुमक्खी पालक भाइयों, आपको मधुमक्खियों से गुणवत्ता युक्त अधिक शहद मिले और उसका बाजार में अच्छा भाव प्राप्त हो, इसके लिए आप मधु निष्कासन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और हमें शहद निकालते समय कुछ चीज़ें और भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे जो हमारा शहद है उस शहद को इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर हम पहले ये देखें कि उसमें किसी प्रकार की ना तो कोई गंदगी आए और ना जो मधुमक्खियाँ उसमें मर के उसमें इकट्ठी हों, इसलिए हमें छलनी की सहायता से उसको छान लेना चाहिए। और हमें फ्लोरा के हिसाब से, जैसे अगर सरसों के फ्लोरा के ऊपर अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उस फ्लोरा के शहद को हमें सेपरेट करें। इसी प्रकार जैसे दूसरी अगर कोई फसल है अगर वहाँ पर हमारी बॉक्स रखे हुए हैं जैसे आपका अजवाइन है या धनिया है या आपका अरहर है जैसे सीजन के हिसाब से, तो उसको जो है फ्लोरा के हिसाब से उसको सेपरेट करके और हमें जो है उसकी इकट्ठा करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो विपणन की जब आवश्यकता पड़ती है, हमें जब मार्केटिंग हम उस शहद की करते हैं तो एक उचित रेट हमें जो है मार्केट का उससे मिलता है, क्योंकि हर फ्लोरा का एक अलग महत्व होता है। शहद निकालते समय जो यंत्र होते हैं वो यंत्रों को भी हमें साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जिन पात्रों में हमें शहद को इकट्ठा करना है उनको जो है पहले हम जो है साफ़ कर लें, हमारे जो चाकू वगैरह होते हैं उनको साफ़ करके रखें, ब्रश वगैरह है उनको हम साफ़ कर लें और जो हमारा शहद निष्कासन जो यंत्र होता है उस यंत्र को भी जो है हम शहद निकालने से पूर्व उनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, जिससे कि किसी प्रकार की गंदगी जो है उस शहद में जो है ना जाए। साफ़ सुथरे तरीके से इसको करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी शहद की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारी मेंटेन रहे और उसका अच्छे से अच्छा मूल्य हम ले सकें। तो आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर इत्यादि में फली आना शुरू हो गया है। अगर इन फसलों में फलीछेदक कीटों का आक्रमण हो रहा हो तो कीटनाशक दवा मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सब्जियों में अगर लाही का प्रकोप दिखाई पड़े तो मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। किसान भाई फसल में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें तथा फसल में पछेती अंगमारी रोग के लक्षण देखते ही फफूंदीनाशी दवा का छिड़काव करें। आम एवं लीची के पेड़ों पर मंजर आने वाले हैं,
इन मंजरों को कीट व्याधि से सुरक्षा हेतु इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा बेबिस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय अगात मटर की फसल में चूर्निल फफूंदी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है, जिसमें पत्तियों, फलों एवं तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। अतः किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे और खिड़कियों में जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। ठंड के मौसम में गाय और बैल में FMD यानी कि चपका रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है। रोग ग्रसित पशु के मुंह और जीभ को खाने वाले सोडे को पानी में घोलकर दिन में 2 बार छींटा मारकर धोएं। पशुओं की जीभ पर बोरोग्लिसरीन का लेप लगाएं। साल में 2 बार पशुओं को इस रोग से बचाव हेतु टीका लगवाएं। जो किसान भाई अगात गर्मा सब्जी जैसे कद्दू, कदीमा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि की खेती करना चाहते हैं, वो इसके बीज को पॉलीथीन के थैले में मिट्टी तथा गोबर का खाद भरकर लगाएं तथा उसे पॉलीथीन अथवा पुआल का छोटा सा घर बनाकर रख दें ताकि आवश्यक गर्मी उसे मिल सके। बीज को बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगो दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला हजारीबाग के कृषक बाबूराम महतो ने। यह गेंदा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बाबूराम महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक गेंदे को यदि हम तकनीकी रूप से देखें तो 2 तरह का गेंदा हम बाजार में देखते हैं। एक बड़े फूल वाला जिसको हम हजारिया गेंदा कहते हैं या अफ्रीकन मैरीगोल्ड कहते हैं। दूसरा छोटा वाला गेंदा जिसको फ्रेंच मैरीगोल्ड या जाफरी गेंदा कहते हैं। दोनों ही फूलों की अपनी अपनी महत्ता है। किसान भाइयों, गेंदा में एक और अच्छी क्वालिटी है कि यदि हम अप्रैल, मई, जून 3 महीने छोड़ दें तो आप 9-10 महीने हैं, हम हमेशा किसी भी समय इसके फूल की पौधे तैयार कर लें और तैयार खेत में इसकी रोपाई कर दें। कम देख रेख में 1 आध केवल निराई गुड़ाई कर दें और सिंचाई समय से करते रहें और थोड़ी सी मात्रा में अगर हम खाद का प्रयोग कर दें, बहुत अच्छा उत्पादन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना है किसान भाइयों कि जैसे इस समय है, फूल आने वाले हैं, इस समय हम थोड़ी सी और देख रेख कर लेंगे तो हमें अच्छी क्वालिटी का फूल प्राप्त हो जाएगा और अच्छा पैसा भी बाज़ार में मिल जाएगा। अब अच्छा फूल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम खेत में खरपतवार न दिखाई दें, हम उसकी निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर कर दें। जिन किसान भाइयों ने थोड़ा सा देर से गेंदे की रोपाई किया है, उन किसान भाइयों को ध्यान देना है थोड़ा सा कि रोपाई की 40-45 दिन बाद इसमें पिंचिंग कर दें। पिंचिंग से तात्पर्य है कि ऊपर की जो बढ़वार है उसको खुपट दें ताकि उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा फूल आएंगे। तो किसान भाई पिंचिंग की क्रिया कर दें। और तीसरा, समय पे जब भी आपको लगे कि खेत में नमी की कमी है, 15 दिन में, 20 दिन में, चूँकि इस समय जाड़ा पड़ रहा है, धूप कम निकल रही है, इसलिए सिंचाई का इंटरवल बढ़ता घटता रहता है। इस समय 15-20 दिन पर एक हल्की से हल्की सिंचाई कर दें। और हल्की सिंचाई करने के लिए ज़रूरी है जहां हम गेंदा की खेती करें उसको क्यारियों में बांट लें। क्यारियों में बांट देने पे जितनी ज़रूरत पड़ती है हम उतना ही पानी उसको देते हैं। चौथी, किसान भाइयों, जहाँ तक अच्छा फूल लेना है, ज़्यादा फूल लेना है, तो जानते हैं कि हमें संतुलित खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। गेंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 कुंटल तक 1 हेक्टेयर में फूल का उत्पादन देता है। इसलिए बेहतर हो कि हम उसमें पहले से ही गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग कर लिया हो तो हमारी खेती की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसकी पोषकता बढ़ जाएगी। रासायनिक उर्वरक के रूप में मैं ये कहूँगा किसान भाइयों, यूँ तो 1 हेक्टेयर में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की बात हम करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे जो भी आपके पास संसाधन हैं उनमें इस समय जब फूल आ रहा है केवल यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए और हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। देखिए आप कि फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, फूलों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और फूलों का उत्पादन बढ़ जाएगा।
बाजार में इसका मान लीजिए कि कम देखरेख वाली फसल है, अगर सस्ता भी बिकेगा तो 10 रुपया किलो बिक जाएगा, तो भी ये हमारी जो परंपरागत फसलें हैं उससे कहीं ज़्यादा आमदनी हमको दे देगी। किसान भाइयों, गेंदा की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों की अगर बात करें तो लाल मकड़ी कीट इस फसल को काफी क्षति पहुंचाता है। ये कीट फसल में फूल आने के समय दिखाई देता है। इस कीट के प्रकोप से पौधा धूमिल सा दिखने लगता है। इसलिए किसान भाइयों, आप इस कीट के नियंत्रण हेतु ओमाइट कीटनाशी की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें। इसके अलावा किसान भाइयों, इस फसल में लगने वाले रोगों की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसे हमारे कुछ किसान भाई भभूतिया रोग के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रकोप काफी देखने में आता है। ये एक कवक जनित रोग है। इसके फैलने पर पत्तियां सफेद सफेद दिखाई देती हैं, उसके बाद छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं तथा पूरा पौधा सफेद पाउडर जैसे पदार्थ से ढक जाता है। इसलिए आप इस कीट के नियंत्रण हेतु सल्फेक्स दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे इस रोग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके बाद जहां तक बात फूलों की तुड़ाई की है, तो इसकी तुड़ाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, तुड़ाई के समय भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि फूल है उसमें बहुत सारी पंखुड़ी हैं जिसको हम पेटल्स कहते हैं। अगर हमने सावधानी से तोड़ करके जिस बकेट में या जिस कंटेनर में रखा है उसको सावधानी पूर्वक नहीं रखा, तो जहां फूल एक दूसरे से टकराया इसकी पंखुड़ी खुल जाएगी, पंखुड़ी गिर जाएगी, तो इसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। इसलिए इसको हम जिस कंटेनर में रखें सावधानी पूर्वक उस कंटेनर के किनारे बंदी कर लें, किनारे पे चाहे गनी बैग लगा लें या कागज़ वो लगा दें और बीच बीच में कागज़ के गोले बनाकर डाल दें, तो फूल एक दूसरे से टकराएंगे नहीं और इसकी पंखुड़ियाँ निकलेंगी नहीं। पंखुड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो फूल फ्रेश और ताज़ा रहेगा। तुड़ाई सुबह को करें या शाम को करें। और किसान भाइयों, यहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने जल्दी तोड़ें, जितने जल्दी छाया में लाएं, इसको हाई टेम्परेचर में ना रहने दें, और जितने जल्दी बाज़ार में लाएं, ऐसे साधन से लाएं कि जल्दी से बाज़ार में लाएं और जल्दी से हमारा फूल बिक जाए, तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु जाड़े के मौसम में मछली तालाबों का प्रबंधन। सर्दी के मौसम में नवजात पशुओं की देखरेख पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी, फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।